माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल द पॉलिटिकल माइंड पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे रिवीजन सीरीज पे काम कर रहा हूँ, विच इज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन टारगेट 2022 यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं बात करता हूँ अपने पिछले रिवीजन सीरीज की, तो हमने बात किया था प्लेटो के बारे में, हमने बात किया था अरिस्टोटल के बारे में। आज मैं बात करना चाहूँगा अपने इस रिवीजन सीरीज में मैकियावेली के बारे में। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम लोग मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मैकियावेली के टाइम पीरियड के बारे में। तो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड था वो 1469 से 1527 तक था। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं उनके लाइफ एंड टाइम के बारे में। जब मैं बात करता हूँ मैकियावेली की लाइफ के बारे में, तो मैकियावेली का जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस, जो कि इटली में है, वहाँ पर हुआ था। वो एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी एक सिविल लॉयर थे। उनका जो एजुकेशन हुआ था वो पब्लिक करियर में हुआ था, जिसके कारण उनको बहुत ही कम एज में जो फ्लोरेंस का गवर्नमेंट था वहाँ पे एक हाई पोस्ट पे काम करने का मौका मिला। बाद में चल के उनको काफ़ी डिप्लोमेटिक मिशंस पे भी अलग अलग देशों में भेजा गया, जिसके कारण उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो पाया डिप्लोमेसी का एंड डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ काम करने का। काफ़ी सालों तक उन्होंने फ्लोरेंस गवर्नमेंट को सर्विसेज दी। लेकिन मीनवाइल होता क्या है कि जो मेडिसी फैमिली है वो वहाँ की जो फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक जिसमें कि मैकियावेली काम कर रहे थे उसको रिप्लेस कर देती है, ओवरथ्रोन कर देती है। तो होता ये है कि मैकियावेली को सज़ा सुनाई जाती है फॉर द कॉन्स्पिरेसी, लेकिन लगभग 1 सालों के बाद ही वो जेल से छूट जाते हैं। उसका कारण था उनका जो पॉलिटिकल जो कनेक्शंस थे जो पिछली गवर्नमेंट में, उसके कारण वो जेल से रिहा हो जाते हैं। बट उनके सामने कुछ शर्तें रखी जाती हैं। वो शर्तें क्या थी कि अब आप पॉलिटिकल करियर से रिटायर हो जाएंगे, साथ ही साथ आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये 2 शर्तें थी, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसी दौरान वो अपनी जो सबसे 2 महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो लिखते हैं। उनकी जो 2 सबसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो सबसे पहली तो द प्रिंस है, दूसरी है द डिस्कोर्सेस है। इसी दौरान वो लिखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ द प्रिंस में, तो वो बात करते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और अगर मैं बात करता हूँ द डिस्कोर्सेस की, तो वो बात करते हैं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि मैकियावेली ने केवल मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं की है, बल्कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की है, और दोनों को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करने की बात कही है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि उस समय के टाइम के बारे में। उस समय के टाइम के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये वही समय था जब मिडाइवल टाइम वाज गोइंग टू एंड एंड मॉडर्न टाइम वाज अबाउट टू स्टार्ट। जब मिडाइवल टाइम समाप्त होने वाला था एंड मॉडर्न टाइम स्टार्ट होने वाला था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिडाइवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जब मैं बात करता हूँ मिडाइवल टाइम की, तो मिडाइवल टाइम इज़ नोन एज एज ऑफ रिलीजन, जहाँ पे रिलीजन का जितने भी स्पेयर्स जो लाइफ के होते हैं वहाँ पे इंटरफेरेंस था। इट मीन्स दैट कि देयर वाज पॉलिटिकल रिलीजियस इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल स्फेयर, देयर वाज रिलीजियस इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक स्फेयर, एंड देयर वाज आल्सो रिलीजियस इंटरफेरेंस इन द सोशल स्फेयर। तो आप देखेंगे कि जितने भी स्पेयर्स ऑफ लाइफ थे वहाँ पे रिलीजन डोमिनेट करता था एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस था। ठीक है। एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि जो मिडाइवल टाइम था दैट इज़ एज ऑफ फ्यूडलिज्म, जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे एंड मोस्टली वो हेरिडिटरी इन नेचर होते थे। अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न टाइम की, तो मॉडर्न टाइम इज़ नोन एज एज ऑफ रीजन, जहाँ पे जो पॉलिटिक्स होगी दैट विल बी द गाइडेड बाय द रीजन नॉट बाय द रिलीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये बात आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशन स्टेट का इमर्जेंस होता है। नेशन स्टेट जो आप मॉडर्न नेशन स्टेट्स देख रहे हैं वो तभी से इमर्ज होना शुरू किए थे। अगर मैं बात करता हूँ नेशन स्टेट्स के कुछ एलिमेंट्स की, तो उनके जो 4 सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सॉवरेनिटी है, दूसरा गवर्नमेंट है, तीसरा आपका पॉपुलेशन है, एंड चौथा आपका फिक्स्ड टेरिटरी है। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द नेशन स्टेट। ये बात आपको ध्यान देना होगा। अगर मैं बात करता हूँ कुछ और टर्म्स जो कि एसोसिएटेड हैं मॉडर्न टाइम से, तो वो हैं रेनेसांस। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ ऑफ लॉजिक, रीबर्थ ऑफ रीजन। इसका मतलब है कि देयर इज फॉर एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट।
what we have to do is we have to ask the question and we have to try to find out the solution. तो सबसे पहले उन्होंने क्या है मॉडर्न एज में क्वेश्चन करना शुरू किया कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे एक लॉजिक है. सो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, एंड साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है. ये टर्म एसोसिएट था. दूसरा जो टर्म था वो था रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन एक टाइप का रिलीजियस मूवमेंट था जहाँ पे जो है राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म है, प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी का जो है इमर्जेंस होता है, जहाँ पे जो है वो होता क्या कि जो चर्च एंड जो पोप्स की जो अथॉरिटी उसको क्वेश्चन किया जाता है, उनके राइटिंग्स को क्वेश्चन मार्क किया जाता है, एंड कुछ ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है. ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं. साथ ही साथ जो प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी है वो कि बोलता क्या है, वो बोलता है कि वी डोंट नीड एनी मीडिएटर बिटवीन मी एंड गॉड, कि किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है मुझे भगवान से कम्युनिकेट करने की. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो चर्च एंड जो पोप्स हैं उनकी अथॉरिटी वीकेंड होती है, कमज़ोर होती है. ये था मॉडर्न एंड मिडाइवल टाइम में डिफरेंस क्या था. कुछ और टर्म्स थे जो एसोसिएटेड मॉडर्न टाइम्स हैं, जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये आपका मॉडर्न टाइम से एसोसिएटेड है. सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, कैपिटलिज्म का जो है यहाँ से इमर्जेंस होता है. तो ये जो कुछ टर्म्स हैं ये मॉडर्न टाइम से एसोसिएटेड हैं. ये बात आपने समझ लिया. अब हम बात करते हैं इटली की उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या थीं. उस समय इटली में क्या टाइम पीरियड था. तो उस समय एक बात आपको ध्यान देना होगा कि विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट वाज इमर्जिंग. ठीक है, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स के साथ क्या हो रहा है, नेशन स्टेट जो है इमर्ज हो रहा था. तो जहाँ पे जो यूरोप के और देश थे वहाँ पे नेशन स्टेट इमर्ज हो रहा था. तो इटली वाज ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, कि इटली जो था वो खुद में ही बटा हुआ था. इटली उस समय जो है 5 स्टेट्स में बटा हुआ था. साथ ही साथ वहाँ के जो रूलर थे वो जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देते थे, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट की वो बात करते थे. सोसाइटी वाज हाईली करप्टेड इन नेचर एंड पीपल वर इमोरल इन नेचर. ये उस समय की इटली की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी. तो इन परिस्थितियों में जो है द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज वाज कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन. ऐसी परिस्थितियों में जो है इटली का जो यूनिफिकेशन था वो पॉसिबल नहीं था. साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जो चर्च है वो भी हाईली करप्टेड इन नेचर था, एंड वो भी नहीं चाहता था कि जो है इटली का यूनिफिकेशन हो, क्योंकि वो चाहता था कि हमारी जो सत्ता है वो मेंटेन रहे, पॉलिटिक्स में हमारा जो पावर है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो मेंटेन रहे. ये वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी. साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ उस समय के रूलर्स की, जो अलग अलग 6 स्टेट्स से इटली जो इट वॉज 1 मिनट, देयर इज़ वन कन्फ्यूजन. द कन्फ्यूज़न वॉज इटली उस समय 5 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है ना, कि 6 स्टेट्स में. जो भी 5 स्टेट्स में जो डिवाइडेड था वो जो वहाँ के जो रूरल थे वो टायरानिकल इन नेचर थे, वो टायरांट की तरह बिहेव कर रहे थे, एंड दे वर एब्सोल्युटली करप्टेड इन नेचर. एंड कोई भी ऐसा रूलर नहीं आया जो कि इटली को यूनिफाई कर सकता था. तो यहाँ पे मैकियावेली ये बोलते हैं सबसे पहले तो जो ग्रेटेस्ट हर्डल है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में वो है चर्च. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो चर्च का जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में हमको ख़त्म करना होगा. इसीलिए उन्होंने जो प्रिंस को सजेशन दिया, देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, देयर शुड बी अ सेपरेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, और रिलीजन शुड नॉट गाइड द पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स शुड नॉट बी गाइडेड बाय द रिलीजन. ये बातें मैकियावेली ने प्रिंस को सजेस्ट की थी इसी के कारण, क्योंकि उनको लगता था उस समय जो इटली में जो यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है चर्च. क्योंकि चर्च उस समय जो था हाईली करप्टेड इन नेचर था, वो अपने पावर और इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि इटली में यूनिफिकेशन हो. ये था उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ एंड मैकियावेली का जो है सजेशन. अब हम बात कर लेते हैं मैथोडोलॉजी की कि आखिर मैकियावेली ने क्या मैथोडोलॉजी अडॉप्ट की. अगर मैं बात करता हूँ मैकियावेली की मैथोडोलॉजी की, तो अरिस्टोटल की तरह उनकी भी जो मैथोडोलॉजी थी वो भी हिस्टोरिकल इन नेचर थी. उनका मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है
इसलिए जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा जो है थ्रू आउट द टाइम एंड प्लेस जो है समान रही हैं, समय और स्थान पे समान रही। इसका मतलब जो है कि जो ह्यूमन नेचर रहा है और जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं वो जो है समान रही हैं, एक तरह से रही हैं। इसीलिए अगर आप प्रेजेंट को जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है पास्ट को जानना होगा। दैट्स वाई हिज मैथोडोलॉजी इज हिस्टोरिकल इन नेचर, ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि इन्होंने ज़्यादातर जो ध्यान दिया वो एक्चुअल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया, न कि अब्स्ट्रैक्ट वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दिया। कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो थ्योरीज़ हैं, जो स्टेट की जो थ्योरीज़ हैं, उनको जो डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया एक्चुअल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पे कि आखिर एक्चुअली गवर्नमेंट कैसे बेटर फंक्शन कर सकती है, कैसे वो अपने पावर्स को इंक्रीज कर सकती है, कैसे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है। तो इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। ठीक है, एक्चुअली जो है गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ये बात आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ उनके मेथड को जो है एम्पिरिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर किया था। जो उस समय पॉलिटिकल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पॉलिटिक्स कैसे बिहेव करता है, इसलिए उनका जो मेथड था एम्पिरिकल इन नेचर भी था। साथ ही साथ उनका जो मेथड था इंडक्टिव एंड साइंटिफिक इन नेचर था, क्योंकि उनका कहना था कि जो भी उनके कंक्लूजन्स जो ड्रॉ किए गए हैं वो प्रैक्टिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन नेचर, कि जो भी उन्होंने जो कंक्लूजन जो भी ड्रा कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन नेचर के बेसिस पे ड्रा कर रहे हैं कि पास्ट में कैसे जो है ह्यूमन का एक्सपीरियंस रहा है, कैसा जो है ह्यूमन नेचर रहा है, उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं। इसीलिए उनको इंडक्टिव नेचर कहा गया। इंडक्टिव का मतलब है पार्टिकुलर टू जनरल। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमन नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो है कोई कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, इसलिए उसको इंडक्टिव इन नेचर कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ द मैकियावेली। चलिए अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मैकियावेली। तो उनका कहना था कि जो है आपका साइकोलॉजी के जो आपका ये बोल सकते हैं, हाँ, फिलॉसफी के बजाय जो है साइकोलॉजी जो है पॉलिटिक्स को बेहतर गाइड करती है। इसका मतलब उनका ज़्यादा जो जोर था वो फिलॉसफी न होकर जो है साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी से यहाँ तो उनका तात्पर्य था कि आपको सबसे पहले ह्यूमन नेचर को जो है समझना होगा, क्योंकि बिना आप ह्यूमन नेचर को समझे हुए आप स्टेट को गवर्न नहीं कर सकते हैं, स्टेट को रूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर एक प्रिंस जो अच्छे तरीके से जो है ह्यूमन नेचर को जानता है तो अपने राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है। ये उनका पहला था। अब हम बात कर लेते हैं उनके ह्यूमन नेचर के बारे में। तो उनका कहना था द प्रिंस मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म। द प्रिंस मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म। इट मीन्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली सेल्फिश, अनग्रेटफुल, फिकल माइंडेड, कवर्ड एंड ग्रीडी इन नेचर। ठीक है, इनका कहना था कि प्रिंस को जो है ही मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द यूनिवर्सल ईगोइज्म। It means that human nature is selfish, ungrateful, fickle-minded, greedy and coward in nature। चलिए अब हम इन टर्म्स को जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, तो उनका कहना था कि अगर जब बात आती है किसी भी व्यक्ति के सेल्फ इंटरेस्ट की, अपने हितों की और प्रिंस के हितों की, तो अपने हितों पे वो हमेशा ध्यान देता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़्यादा जोर देता है, वो प्रिंस के हितों का ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो बोलते हैं कि मैन इज़ सेल्फिश इन नेचर। अब वो बोलते हैं कि मैन इज़ अनग्रेटफुल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एक प्रिंस जो है प्रजा के लिए चाहे जितना भलाई कर दे, प्रजा जो है उस चीज़ को भूल जाती है, जो लोग हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सजेशन दिया था कि इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव, कि यह बेहतर है कि जो प्रजा है वो वहाँ के प्रिंस से डरे न कि प्यार करे। हाँ, ये तो ज़रूर है कि वो उससे हेट्रेड ना करे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रजा उससे जो है प्यार ही करे। हाँ, एक डरे तो बेहतर है। सो दैट्स वाई ही सेड दैट इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि जो लव था वो व्यक्ति अपने कंडीशंस पे करता है, लेकिन
विथ फियर देर इज़ एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट कम्स, क्योंकि फियर जो है पनिशमेंट पे बेस्ड होता है, फियर के पीछे पनिशमेंट होता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कौन देगा? प्रिंस देगा। इसलिए उन्होंने बोला इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव। अब उन्होंने तीसरा बोला कि जो मनुष्य होता है वो फिकल माइंडेड होता है। फिकल माइंडेड का मतलब होता है प्रोन टू चेंज, कि उसका माइंड स्टेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन ले ही लिया, वही रहेगा। इसीलिए प्रिंस को उसकी इस क्वालिटी को जो है नर्चर, ये बोल सकते हैं इस क्वालिटी का उसको फ़ायदा उठाना चाहिए और प्रिंस को कोशिश करनी चाहिए उसको अपने पक्ष में मिलाने का, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो फिकल माइंडेड होता है। फिर उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति होता है, द पर्सन जो होता है या कॉमन मैन जो होता है वो होता है दैट इज़ कवर्ड इन नेचर, दैट इज़ फियरफुल इन नेचर। यहाँ पे उनका फियरफुल इन नेचर का मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा ये डर रहता है कि उसको जो भी चीज़ें उसको जो प्लेजर देती हैं, जो भी चीज़ें उसको हैप्पीनेस देती हैं, कहीं कोई दूसरा उससे छीन ना ले। ये उसको हमेशा इस चीज़ का डर बना रहता है। इसीलिए एक अच्छे प्रिंस को ह्यूमन के इस नेचर का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर मैं हूँ तो तुम सुरक्षित हो और तुमको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड तुम अपने जो हैप्पीनेस है उसको एंजॉय कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे बोला मैन इज़ कवर्डिश इन नेचर। साथ ही साथ यहाँ पे मैन इज़ ग्रीडी इन नेचर भी बोला गया है कि व्यक्ति जो है बहुत ग्रीडी, लालची होता है, इसलिए उसको हमेशा एक अच्छे राज्य को, एक अच्छे प्रिंस को, अपनी प्रजा को जो भी मटेरियल एडवांसमेंट है उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी जो है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो जो है, क्योंकि इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स इज अ मेन मोटिव ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट, तो उसको जब सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मटेरियल कंडक्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी तो वहाँ की प्रजा जो है खुश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और उन्होंने किया कि मैन आल्सो सीक सिक्योरिटी। मैन जो है आल्सो सीक सिक्योरिटी बट दे आल्सो नो दैट दे आर टू वीक टू प्रोवाइड फॉर इट। लेकिन उसको पता होता है कि वो बहुत कमज़ोर है, उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है कि गवर्नमेंट आएगी, स्टेट आएगा, वो उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ मैन इज़ अग्रेसिव इन नेचर, कि जो उसके साथ जो भी मटेरियल पोजीशन उसके पास होते हैं वो उसको बढ़ाना चाहता है, एडवांस करना चाहता है, इसीलिए वो एग्रेशन है, लेकिन नेचुरल स्कैरसिटी भी है। तो स्टेट एंड गवर्नमेंट का इसलिए भी फॉर्मेशन होता है कि उसकी जो एग्रेसिव टेंडेंसीज है वो भी उसकी चेक एंड बैलेंस किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं मोरालिटी पे, ज़्यादा समय नहीं है, हम मोरालिटी की बात कर लेते हैं। तो मैकियावेली ने ड्यूअल मोरालिटी की बात की है, उन्होंने जो है डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स की बात की है, जहाँ पर एक तरफ उन्होंने मोरल्स की बात किया है रूलर के लिए, तो दूसरी तरफ उन्होंने मोरल्स की बात किया है कॉमन मैन के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। उन्होंने बोला है कि रूलर की जो मोरालिटी है वो इस बात से तय होती है कि क्या वो अपनी सब्जेक्ट्स को, कॉमन मैन को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, क्या वह अपने प्रजा को फॉरेन एग्रेशन से बचा पा रहा है कि नहीं। अगर वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने में सफल होता है तो उसको एक अच्छा प्रिंस माना जाएगा। इट मीन्स दैट, यहाँ पे इस बात को आप उन्होंने बोला एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि ये जो एंड्स हैं अगर वो उसके लिए किसी इमोरल मीन्स का भी उपयोग करता है तो वो जस्टिफाइड है। इसका मतलब कोई रूलर के लिए कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है कि वो इस मोरल्स को फॉलो करे या ना करे। इसका मतलब है कि अगर वो उसके जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी मोरालिटी इस बात से तय होती है कि वो अपनी फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करने में सफल होता है कि नहीं। अगर वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करते हुए अगर उसको इमोरल मीन्स का भी उपयोग करना पड़े तो वो कर सकता है। एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी मोरालिटी की बात की है। दूसरी मोरालिटी की बात उन्होंने प्रजा के लिए की है। प्रजा के लिए उन्होंने बात किया कि प्रजा को मोरल होना चाहिए, और उन्होंने बोला कि इवन इफ अगर प्रजा एक छोटा सा झूठ भी बोलती है तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो प्रजा को बोला कि वो जो कन्वेंशनल मोरालिटी है वो उसको ओवर पावर नहीं कर सकता, उसको कन्वेंशनल जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, उसको फॉलो करना ही होगा। जबकि राजा के लिए कोई मोरालिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड चेकिंग फॉरेन एग्रेशन। ठीक है, ये बात उन्होंने की।
अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन की, कि रिलीजन का मैकियावेली का क्या पर्सपेक्टिव था। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना होगा कि मैकियावेली वाज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, ये बात आपको ध्यान देना होगा। ही वाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च। वो रिलीजन के अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ जो चर्च है उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि मैकियावेली का मानना था कि द चर्च इज हाईली करप्ट इंस्टीट्यूशन and due to the church unification of Italy is not possible. So first of all we have to stop the interference of church into the politics. तो उनका मानना था कि चर्च जो है ये हाईली करप्ट इंस्टीट्यूशन है और इसी के कारण जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमको जो है जो चर्च का जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में उसे ख़त्म करना होगा। इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया देयर शुड बी ए सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, देयर शुड बी ए सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या बोल सकते हैं देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड एथिक्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। तो उनका कहना था कि मैकियावेली हैज़ ए यूटिलिटेरियन एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन। उनका कहना था कि ही सजेस्ट दैट प्रिंस टू यूज़ रिलीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, कि प्रिंस को रिलीजन का उपयोग इंटरेस्ट ऑफ नेशन में करना चाहिए, क्योंकि उनका बोलना था कि रिलीजन जो है लोगों में एक डिसिप्लिनरी फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिलीजन एक डिसिप्लिन का एक एक्ट एज ए टूल की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि रिलीजन क्या है, आपको नैतिकता सिखाता है, मोरालिटी सिखाता है। जैसा कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए बोला था कि सब्जेक्ट शुड बी हाईली मोरल, तो अगर वो रिलीजियस होंगे तो मोरल भी होंगे, उनका कहना था। तो इसलिए उनका बोलना था कि वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स जो है प्रोवाइड करता है, इसलिए रिलीजन को यूटिलिटी की तरह यूटिलाइज करना चाहिए। उनका बोलना था कि अगर एक प्रिंस इवन इफ वो रिलीजन को नहीं भी मानता है, फिर भी जो भी रिलीजियस गैदरिंग्स होंगी, जो भी सोशल रिलीजियस गैदरिंग्स होंगी, उसमें एक प्रिंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब उनका क्या एटीट्यूड था स्टेट के प्रति, ये हम जान लेते हैं। तो उनका कहना था मैकियावेली कंसीडर दैट स्टेट एज ए हाईएस्ट एसोसिएशन टू विच द सब्जेक्ट मस्ट कम्प्लीटली सरेंडर। स्टेट को हाईएस्ट एसोसिएशन माना है और उनका कहना था कि सभी सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली जो है सरेंडर कर देना चाहिए स्टेट के प्रति। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ जो गवर्नमेंट किया था वो 2 बेसिस पे किया था, एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने बात किया था रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की उन्होंने बात किया था मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आइडियल फॉर्म ऑफ जब उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, तो उन्होंने वहाँ के लिए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया था जहाँ के लोग वर्चुअस हों, एंड जहाँ के लोग वीसीएस हों, नॉन वर्चुअस हों, इमोरल हैं, वहाँ पे लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात उन्होंने किया था। यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान देना होगा कि उनकी जो बुक थी द प्रिंस, वहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने सजेस्ट किया था, एंड उनकी जो दूसरी बुक थी द डिस्कोर्स, वहाँ पे उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था। इसीलिए उन्होंने ही कंसीडर्ड रिपब्लिकन स्टेट एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने किसको माना, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, एंड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना। अब हम पढ़ लेते हैं द प्रिंस, उनकी जो बुक है, वहाँ पे जो चैप्टर 13 है, वहाँ पे एक प्रिंस को वो सजेस्ट करते हैं कि एक प्रिंस को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वो जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है एंड बेहतर तरीके से गवर्न कर सकता है। तो चलिए कुछ सजेशन पढ़ लेते हैं। उनका कहना था द 2 बेसिक मीन्स ऑफ सक्सेस फॉर द प्रिंस आर जुडिशियस यूज ऑफ लॉ एंड फिजिकल फोर्स। तो उनका कहना था पॉलिटिक्स इज ए स्टेट क्राफ्ट एंड स्टेट क्राफ्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड देर आर 2 डायमेंशन ऑफ पावर। ये बोल सकते हैं 1 डायमेंशन ऑफ पावर इज सॉफ्ट पावर, अनदर डायमेंशन ऑफ पावर इज हार्ड पावर। तो उन्होंने बोला कि स्टेट क्राफ्ट इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड द टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट पावर इज हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, कि वो कैसे मैनेज करता है हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर के थ्रू। तो उनका कहना था कि एक प्रिंस को दोनों जो है पावर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, हार्ड पावर को एंड सॉफ्ट पावर को भी। ठीक है, एंड उनका कहना था कि हार्ड पावर इज़ इवन मोर रिलायबल देन द सॉफ्ट पावर, क्योंकि उनका कहना था कि मैन इज़ अनग्रेटफुल इन नेचर, तो वो किए हुए जो अच्छे कामों को प्रिंस को वो भूल जाता है, इसलिए हार्ड पावर को एक प्रिंस को ज़्यादा रिलाई करना चाहिए।
साथ ही साथ उनका कहना था कि अ प्रिंस हैज़ टू बी लाइक फॉक्स एंड लायन, एक प्रिंस को एक फॉक्स की तरह एंड लायन की तरह होना चाहिए, क्योंकि उनको कहना था कि प्रिंस को फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, जिससे कि वो जो ट्रैप्स हैं, जो उसके एनिमीज हैं, उसके प्रति क्या चाल चल रहे हैं, जो भी ट्रैप्स है वो उसको समझ सके। साथ ही साथ उसको जो है एक लायन की तरह करेजियस होना चाहिए, जिससे कि वो जो है भेड़ियों का शिकार कर सके, क्योंकि उसके अंदर दोनों गुण होने चाहिए, ना कि अकेले फॉक्स का एंड न कि अकेले लायन का। क्योंकि लायन की प्रॉब्लम क्या है कि लायन जो है ट्रैप्स को नहीं समझ पाता है, शिकारी के जाल में बच जाता है, एंड फॉक्स उतना ये बोल सकते हैं करेजियस नहीं होता है, उतना मजबूत नहीं होता है कि वो भेड़िया उसका शिकार न कर पाए। तो अगर एक प्रिंस को किसकी तरह होना चाहिए, एक फॉक्स एंड एक लायन की, इसका मतलब उसके अंदर फॉक्स की भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक लायन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने सजेशन प्रिंस को क्या दिया कि इफ फोर्स टू बी यूज्ड देन इट शुड बी यूज्ड कम्प्लीटली आर इन टोटलिटी, कि अगर फोर्स का यूज करना है तो उसको कंप्लीट एक टोटलिटी एंड कम्प्लीटली करना चाहिए, कि अगर विरोधी के ऊपर हमला करो तो टोटली उसको क्रश्ड कर दो, क्योंकि क्रश नहीं करोगे तो उनका कहना था कि रिवेंज जो होता है, बदला जो होता है, एक पावरफुल सेंटिमेंट की तरह होता है। क्योंकि अगर उसने किसी ने व्यक्ति ने बदला लेने की ठाल ली तो वो सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर जाके काम करता है, वो अपने जो लाइफ है उसको भी जो है ताक पे रख के वो जो है बदला लेता है। तो उनका कहना था कि अगर आपको किसी के ऊपर अटैक करना है तो दैट शुड बी यू हैव टू अटैक कंप्लीटली एंड यू हैव टू क्रश द एनिमी। तीसरा ये था कि ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इमोशनल डिस्टर्बेंस, कि उसको जो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस से फ्री होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जनता के जो इमोशंस है उसको फ़ायदा उठा सके। चौथा इनका सजेशन था कि ही मस्ट कीप हिज हैंड्स शार्प द प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कि उसकी जो सब्जेक्ट से जो प्रॉपर्टी हैं एंड जो महिलाएं हैं वहाँ पे उनको हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि मैन सूनर फॉरगेट द डेथ ऑफ द फादर देन द लॉस ऑफ हिज पैट्रिमोनी, कि व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को तो भूल जाता है, लेकिन वह प्रॉपर्टी की लॉस को नहीं भूलता है। क्योंकि उनका कहना था कि जो इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं वो ह्यूमन कंडक्ट को जो है डिफाइन करते हैं, ह्यूमन कंडक्ट को जो है गाइड करते हैं, इसीलिए आपको उनके पैट्रिमोनी या प्रॉपर्टी या उनके वाइफ्स को टच नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि प्रिंस मस्ट रिगार्ड हिज नेबर्स एज लाइकली एनिमी, अपने जो नेबर्स हैं उसको एक लाइकली एनिमी की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए और हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए, और उनके अटैक करने से पहले आपको उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। ये उनका सजेशन था। अब आपको कुछ कोटेशंस ध्यान देने होंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो कोटेशंस क्या हैं? सबसे पहले लास्की का 2 कोटेशन है। वो कोटेशन क्या है? मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं लास्की कि उनके जो भी सजेशंस थे वो तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी इटली की उसके बेसिस पे आधारित थी। उसके बाद लास्की का है क्या है? द होल रेनेसांस इज़ इन द मैकियावेली, ये भी लास्की का ही स्टेटमेंट है, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। सबाइन का एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो है मैकियावेली वाज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। नैरोली डेटेड का मतलब क्या है कि वो उस समय का जो टाइम पीरियड था उसी के बेसिस पे उनके सजेशन थे। एंड नैरोली लोकेटेड का मतलब है कि इटली की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, जो उन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की, ह्यूमन कंडक्ट की बात की, वो ह्यूमन नेचर उन्होंने इटली की जो प्रजा थी वहाँ के बेसिस पे डिसाइड किया था, तो उन्होंने इसीलिए उनको नैरोली लोकेटेड कहा गया था। लास्की का हमने पढ़ ही लिया कि इंटायर रेनेसांस वाज इन द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली, ये लास्की का स्टेटमेंट था। ग्रामसी ने जो है मैकियावेली को प्रेस किया था कि जो सजेशन दिया था मैकियावेली में देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इसके लिए ग्रामसी ने मैकियावेली को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया था। दनिंग का जो स्टेटमेंट था, ये आप ध्यान रखिए, दनिंग का स्टेटमेंट था कि मैकियावेली स्टूड ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मिडिल एज एंड द मॉडर्न एज, कि मैकियावेली जो है मिडिल एज एंड मॉडर्न एज के बॉर्डर पे जो है लाई करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उनका एक और स्टेटमेंट था कि मैकियावेली दनिंग कॉल हिज स्टडी एज द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द थ्योरी ऑफ स्टेट, कि उनका जो था आर्ट एंड गवर्नमेंट पे उन्होंने किया कि गवर्नमेंट चलाने की कला क्या है, बल्कि न कि थ्योरी ऑफ स्टेट की। तो ये बात आप ध्यान रखिए।
अब हम पढ़ लेते हैं उनकी कुछ बुक्स के बारे में। उनकी जो फेमस बुक्स थी, ये जो बुक्स हैं ये पब्लिशिंग ईयर के बेसिस पे जो है आधारित हैं, उसके सीरीज़ में है। सबसे पहली बुक थी उनकी आर्ट ऑफ वार, जो कि 1521 ईस्वी में लिखी गई थी। इट इज़ ए क्लासिक ऑन द थ्योरी ऑफ वार एंड मिलिट्री इन द वेस्ट। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वार एंड पॉलिटिक्स इन मैकियावेली's पॉलिटिकल थाट। दूसरी इनकी जो बुक थी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस थी, ये 1525 में पब्लिश हुई थी। इट टॉक्स अबाउट द मैकियावेली's वर्क इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड द फोर्सेज विच सेव द हिस्ट्री। तीसरी इनकी जो फेमस बुक थी वो द डिस्कोर्सेस थी, जो 1531 में लिखी गई थी। हियर मैकियावेली वाज डिस्क्राइब द रिपब्लिकनिज्म। जिन्होंने रिपब्लिकनिज्म की बात किसने की, किसमें बात की, डिस्कोर्सेस में बात की। प्रिंस में उन्होंने मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की। उनकी चौथी जो फेमस बुक थी वो द प्रिंस थी, 1532 में पब्लिश हुई थी। मैकियावेली's बुक द प्रिंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन ऑन द स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, ये आपकी थी। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री पे जो ज़्यादा जोर देना चाहिए रेदर देन द फिलॉसफी, ये आप ध्यान रखिए। ह्यूमन नेचर के बारे में मैंने बात कर लिया कि मैन जो होता है सेल्फिश होता है, अनग्रेटफुल होता है, फिकल माइंडेड होता है, कवर्ड होता है, ग्रीडी होता है। उसके बाद मोरालिटी की बात की तो उन्होंने डुअल मोरालिटी की बात की, जहाँ पे उन्होंने इनजस्टिफाइज मीन्स की बात की, ये अब ध्यान दीजिए। उन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने की बात की, ये आप ध्यान रखिए। रिलीजन पे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था यूटिलिटेरियन एटीट्यूड था कि रिलीजन को जो है, एक राजा को रिलीजन को का यूज करना चाहिए लोगों को गवर्न करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। स्टेट की उन्होंने बात की तो उन्होंने टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की एंड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, जिसमें उन्होंने बात किया रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज ए आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज ए बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बात हमने कर ली। फिर हमने कुछ प्रिंस के जो सजेशन थे, जैसे इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव, ये जो कोटेशन था, इन जस्टिफाइज द मीन्स, ये कोटेशन था, आप याद रखिए। उनका जो प्रेफरेंस था वो हार्ड पावर में था, ये आप ध्यान रखिए। एंड अ प्रिंस हैज़ टू बी लाइक ए फॉक्स एंड द लायन। एक प्रिंस को एक फॉक्स एंड लायन की तरह होना चाहिए। ठीक है, एंड कुछ कोट्स हम पढ़ लेते हैं। कुछ और कोट्स हैं, जैसे पहला तो हमने पढ़ ही लिया था, मैन आर ड्रिवन बाय द टू principal impulses either by love or by the fear. Since दूसरा इनका कोटेशन है, since love and fear can hardly exist together, if we must choose between them, it is far safer to be feared than love. तीसरा इनका महत्वपूर्ण कोटेशन है, he who wishes to be obeyed must know how to command. इनका ही कोटेशन है। Therefore it is necessary to be a fox to discover the snares and a lion to terrify the wolves. There is no avoiding war, it can only be postponed to the advantage of your enemy. Men sooner forget the death of their father than loss of their patrimony. ये उन्होंने बात की। तो हमने इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लिया। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये था कि देखिए, कोई भी फैक्ट्स आप तभी याद कर सकते हैं जब उसके पीछे की थोड़ी सी थ्योरी पता हो। एंड आप 30 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा मैकियावेली क्लियर हो जाएगा। एंड मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किए हैं। उसके बाद आप मुझे लगता है कि आप जब भी थ्योरी को पढ़ोगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। एंड फैक्ट्स को कुछ नहीं करना है, बस आपको बार बार जो फैक्ट्स हैं, जो मैंने कुछ फैक्ट्स बोले हैं, एंड कहीं से भी जो भी आपको प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से जो भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं, बस आप कोशिश करिए उसको एक जगह लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एंड बार बार उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड उसको बार बार आप देखिए, बस वो फैक्ट्स ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है आप फैक्ट्स याद करने की कोशिश करिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और मैं बेहतर कंटेंट के साथ आ पाऊँ। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके दोस्तों, नमस्कार।